हेलो एवरीवन, वेलकम टू PC07 एग्ज़ाम्स क्लासेस। आप सभी का PC07 एग्ज़ाम्स क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन टॉपिक जो होता है जैव रसायन के परिचय को देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, उनमें बेसिक एलिमेंट्स क्या पाए जाते हैं, कौन किस तरह मिलकर बना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और सिलेबस इसको टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है। बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन होता क्या है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री होता है इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट स्टडीज द केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन के जैव रसायन क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट स्टडीज द केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन के रासायनिक आधार से संबंधित है। ठीक है, यह जीवित जीवों में होने वाले रासायनिक पदार्थों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक विज्ञान की शाखा है जो जीवन में जो केमिकल आधार है, जो जीवन का रासायनिक आधार है, उससे संबंधित है। ठीक है, और यह जो भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ या अभिक्रियाएं होती हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री में। ये क्या होता है, ये ब्रिज होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बायो मीन्स क्या होता है, विज्ञान, जीव विज्ञान, और केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान। ये एक टाइप का ब्रिज है। ठीक है, इसमें हम लोग सारे बायोलॉजिकल बायोमॉलिक्यूल्स और प्रोसेस रिएक्शंस क्या क्या होता है सारी चीज़ें देखते हैं। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच सेतु का कार्य करता है। यह समझाता है कि जैविक अणुओं कोशिकाओं के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं को कैसे जन्म देते हैं। ठीक है, आप सिंपल से याद रखिए, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जैव विज्ञान रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन के रासायनिक आधार से संबंधित है। ठीक, चलिए, ये तो हमारा हो गया डिफिनेशन। अब इसका महत्व कहाँ है, किस क्षेत्र में इसका उपयोग है, इंपॉर्टेंस और स्कोप। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज द फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इट एक्सप्लेन द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। जैव रसायन स्वास्थ्य और रोगों को समझने के लिए मौलिक है या जीवन प्रक्रियाओं के आणविक आधार को स्पष्ट करता है। कैसे इसका इंपॉर्टेंस है हेल्थ एंड डिजीज में, अब हम लोग इसको आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। पहला है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यूजिंग ब्लड यूरिन टेस्ट। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो आपने देखा होगा जब भी आप जाते हैं तो उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि इसका ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और भी बहुत तरह के सैंपल लिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको हम लोग क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उसमें हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, और कुछ केमिकल्स को भी मिलाकर देखते हैं, कलर चेंज, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि बीमारी का पता लगाया जाता है। इस तरह से हमारे बायोकेमिस्ट्री का उपयोग होता है। सेकेंड है फार्माकोलॉजी, किससे, जैसे ड्रग एक्शन हो गया और मेटाबॉलिज्म, औषधि विज्ञान में, और कैसे ड्रग एक्ट कर रही है, क्या मैकेनिज्म शो कर रही है। और उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशन, हम लोग इसमें देखते हैं कि रोल ऑफ विटामिन क्या है, मिनरल्स के रोल्स क्या हैं। जेनेटिक्स में कैसे देखते हैं, डीएनए देखते हैं, आरएनए देखते हैं, जीन एक्सप्रेशन देखते हैं। भाई, जो जेनेटिक्स के अंदर डीएनए होता है, इंसान के अंदर आरएनए होता है, जीन होते हैं, वो कैसा लक्षण शो कर रहे हैं, कैसा नहीं शो कर रहे हैं, कैसा इवोल्यूशन हो रहा है, आरएनए किस में पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, ये सब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। और क्या देखते हैं, इम्यूनोलॉजी, मतलब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कौन सा बॉन्ड्स पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग कुछ मेन बायोकेमिस्ट्री में जो यूज होने वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना, क्या देखेंगे हम लोग,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। एक मिनट, सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। आपको पता होगा कि मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ें हमारे उसमें बॉडी में जो भी व्यवस्था चलती है, जो भी रिएक्शंस होती हैं और जो पूरी बॉडी मिलकर बनी है, ये इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारे बायोमॉलिक्यूल से। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? जैसे कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन, मुख्य ऊर्जा क्या क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? प्राइमरी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हमें जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम लोग रोटी खाते हैं, गेहूँ की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब सारी चीज़ें, उससे क्या मिलता है? वो हमारी जाके बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? ग्लूकोज में। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्स आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ग्लूकोज। ये किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही यूज करती है। स्ट्रक्चरल में क्या है? सेलुलोज। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन में क्या क्या होता है? नेक्स्ट हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन में पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन से क्या 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 कार्य है? इसका काम है एंजाइम के रूप में कार्य करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज़ का, डिफेंस एंटीबॉडी की तरह काम करना और हार्मोन्स में हेल्प करना। हार्मोन्स आपने अगर एनसीईआरटी में क्लास 11th 12th में पढ़ा होगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब सारे जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम होते हैं, मगर सारे प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन मतलब सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे, तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ है, ये एंजाइम में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट संरचनात्मक चीज़ों में, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट हो रहा है परिवहन में, डिफेंस रक्षा में, जैसे एंटीबॉडी में पाए जाते हैं, एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और हार्मोन्स में कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड के नेचर के होते हैं, उसको पेप्टिड प्रोटीनियस नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिपिड। लिपिड, अब लिपिड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक, अब लिपिड क्या काम करते हैं? लिपिड का कार्य होता है स्टोरेज। ये लिपिड हमारे शरीर में किस तरह में होता है? स्टोरेज ऑफ फैट के रूप में होता है। ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सेल सिग्नलिंग का काम करता है। मतलब जो हमारे सेल्स में न्यूरॉन्स में जो सिग्नल जाता है वो उसमें लिपिड हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड पाया जाता है, वहाँ पर लिपिड हेल्प करता है। और एनर्जी सोर्स, एनर्जी स्टोरेज के रूप में, मतलब जब भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से स्टोरेज ऊर्जा को यूज किया जाएगा। जैसे किसी आदमी कोई भूखा है या काफ़ी दिनों से डिजीज़ है, कोई कंडीशन, खाना नहीं खा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा फैट यूज़ होता है, उससे फैट से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी हमारा, आप सभी को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करती है, फिर प्रोटीन को लेती है, नहीं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करती है, फिर फैट का, लास्ट में अपने प्रोटीन का यूज़ करती है। ठीक है, ऐसे कर करके हमारी बॉडी एनर्जी सोर्स यूज़ करती है। और एक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या पाया जाता है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड आपको पता होगा, आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के रूप होते हैं। वो किस काम में आते हैं? वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं शरीर में, और फिर जब ट्रांसफ़र हो, जैसे हमारे किसी कोई बच्चा नया पैदा होता है, कोई नया बेबी आता है इस दुनिया में, तो माता पिता के डीएनए और आरएनए बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, उनके काम क्या हैं,
लिपिड्स में क्या होता है, प्रोटीन में क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर उनके कार्य, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सेल और इट्स ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका और उसके संगठन। कोशिका क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब इसको दो भाग में बताया गया होगा कि सेल कैसे होते हैं। एक प्रोकैरियोट होता है और एक यूकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसको हम लोग प्रोकैरियोट में रखते हैं। यूकैरियोट्स में जैसे हमारा एनिमल हो गया, प्लांट हो गए और फंगी हो गए। ठीक, ये सारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की कुछ की फीचर्स क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है? जैसे नो न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, कोई भी झिल्ली बंधक अंग नहीं पाए जाते हैं, मतलब उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और ना कि झिल्ली बंधक अंग पाए नहीं जाते हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन कोई भी बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे गाल्जी ऑपरेटस, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, अब यूकैरियोट में होता है, इसके पास केंद्रक होता है मतलब न्यूक्लियस होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब झिल्ली बंधक अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गाल्जी ऑपरेटस हो गया। ये सारी चीज़ें यूकैरियोट्स में अपने पाई जाती हैं। चलिए, अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगला पार्ट जब आएगा तो हम लोग उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हमारा केवल इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें क्या बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जैव रसायन के प्रमुख कोशिकीय घटक, की सेलुलर कंपोनेंट्स फॉर बायोकेमिस्ट्री। जैसे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन अपनी लिपिड बाइलेयर होती है, सेलेक्टिव परमीबल होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं और ये किससे बनी होती है? ये लिपिड के दो लेयर से मिलकर बनी होती है। और कैसी परमीबल? सेलेक्टिव परमीबल मतलब ये कुछ ही चीज़ों को जो वो सिलेक्ट करती है उसी को उस सेल मेम्ब्रेन के आर या पार जाने की अनुमति देती है। नेक्स्ट हमारा साइटोप्लाज्म। ये सब चीज़ें हमारी सेल के अंदर पाई जाती हैं। जैसे पहला मैंने आपको बता दिया सेल मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? उसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म से संबंधित वो हमारी सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल हो गया, ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में चलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है? और सेल में हमारे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए होता है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक बोलते हैं। ये जो भी सारे फंक्शंस हैं ये न्यूक्लियस अपना क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो भी सेल्स में फंक्शन होते हैं न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या और क्या पाया जाता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपना पावर हाउस होता है। अपने शरीर को एनर्जी अपने शरीर का पावर हाउस होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अगर हमारे घरों में बिजली आती है तो जगह जगह पर एक पावर हाउस बनाए जाते हैं ताकि वहाँ से बिजली सप्लाई हो सके। उसी तरह से हमारे सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जहाँ से हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी को हमारे शरीर में भेजा जाता है। समझिए, ठीक है। पावर हाउस का ये माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। कैसे काम करता है? अपने अंदर ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है अपना राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम क्या कार्य करता है? ये हमारे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य यह हमारे शरीर में करता है। ये सारी चीज़ें हमारे सेल के पार्ट हो गए। इसमें जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम हो गया। ठीक, अब कुछ यहाँ पर बेसिक केमिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पीएच हो गया, बफर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि पीएच से क्या होता है? पीएच से हमारे किसी भी चीज़ का एसिड और बेस कंसंट्रेशन मेंटेन हो, मतलब बनाए रखता है। ठीक, पीएच को क्या कहते हैं? मेजर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें H प्लस आयंस को देखते हैं। अगर पीएच 7 से कम है तो उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। अगर पीएच 7 से ऊपर है तो हम लोग उसको क्षार बोल देते हैं, मतलब बेस बोल देते हैं। ठीक है, तो पीएच में हम लोग स्केल आप सभी को पता होगा, सोरेनसन की स्केल थी जिसमें 0 से लेकर 14 तक का पीएच मेंशन था।
इसमें हम लोग H+ आयन की सांद्रता को मापते हैं और पता लगाते हैं कि वो कोई भी चीज़ है वो एसिडिक है मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे आपने देखा होगा कि रक्त का पीएच देखते हैं, आंसू का पीएच देखते हैं, यूरिन का पीएच देखते हैं, स्टमक में हमारे एसिड का पीएच देखते हैं। ये सारी चीज़ें अपने ब्लड का पीएच, ये सारी चीज़ें हम लोग, अगर हम लोग को पीएच के बारे में पता होगा तभी हम लोग उसका पीएच मेजर कर पाएंगे। तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि ज़्यादा पीएच हो जा रहा है तो क्या होगा, कम पीएच हो जाएगा तो क्या होगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होंगे। ठीक, इसलिए हम लोग पीएच का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बफर। बफर की एक चीज़ होती है, बफर जो होता है वो अपने बॉडी में कहीं का भी पीएच अगर चेंज हो रहा है तो उसको रजिस्ट करने का काम करता है। रजिस्ट करने के इन द सेंस मतलब उसको मेंटेन करता है। सोच, अगर मान लीजिए ब्लड का पीएच 7.4 है तो वहाँ पर बफर ये काम करता है कि पीएच उसका 7.4 या 7.43 या 7.39 या से मतलब 7.4 के आसपास ही पीएच उसका मेंटेन रखे। ये पीएच, ये बफर का काम होता है। ठीक है, इसीलिए डिफिनेशन में लिखा है रजिस्ट पीएच चेंज। ये मेंटेन करता है, ना कि अगर 7.4 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर बराबर रखेगा, मतलब चेंज उसका मतलब रजिस्ट चेंज। अगर उसमें कोई एसिड या बेस हम लोग मिलाएंगे तो उसका विरोध करता है। क्योंकि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ब्लड का पीएच 7.4 है, हम लोग उसमें कोई एसिड चीज़ मिलाएंगे तो सीधी सी बात है ब्लड का पीएच 7.4 से घटेगा, मतलब नीचे आएगा, 6 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, इस तरह से होने की कोशिश करेगा जब हम लोग उसमें एसिड मिलाएंगे। लेकिन जो हमारा बफर होता है वो क्या करेगा, जब उसमें एसिड मिलाया जाएगा तो उसका विरोध करेगा, उसको रोकेगा एसिड को, और उसका पीएच, जैसे मान लीजिए ब्लड का पीएच 7.4 था तो उसी को बनाए रखने की वो कोशिश करेगा। यही हम लोग बफर काम होता है। अब हमारे बॉडी में कौन कौन से तरह के बफर पाए जाते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पाया जाता है हमारे शरीर में, और फास्फेट बफर सिस्टम। ये दोनों हमारे शरीर में पाए जाने वाले बफर सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ये अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पर मैं बता दूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, मतलब कोई चीज़ लेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक, तब वहाँ पर रिडक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, रिडक्शन, तब वहाँ पर रिडक्शन होगा। और दूसरी तरफ से एक और डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ और क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वाला तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन को रिडक्शन बोलते हैं। और ध्यान से सुनिए, जब भी कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो भी वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और जब वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। ये भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, एंजाइम दिया हुआ है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम हमारे शरीर में कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब जैविक उत्प्रेरक का काम करता है, किसी रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाता है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर द बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। अब हम लोग यहाँ जल के बारे में देख लेते हैं। अधिकांश क्या होता है, जल अधिकांश कोशिकाओं का 70 से 90% हमारे शरीर का होता है। यह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जल को और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसमें घोल करके यूज की जाती हैं। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्सल, ज़्यादातर कुछ नहीं यूज़ किया जाता तो सबसे पहले जल का ही यूज किया जाता है, उसके बाद किसी चीज़ का हम लोग घोलने में यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। फिर उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट, मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, कूलिंग इफेक्ट। ठीक, ये दोनों चीज़ें हो गई। कोहेशन एंड एडेशन को क्या बोलते हैं, कोहेशन और एडेशन को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ससंजन एवं आसंजन। हीट ऑफ वेपराइजेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। हाई स्पेसिफिक हीट मेंटेन करता है स्टेबल टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये डिफरेंसेस में पूछा जाता है। बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं? जैव ऊर्जा विज्ञान, द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू लिविंग सिस्टम, जीवित प्रणालियों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन। जीवित प्रणालियों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन जैव ऊर्जा विज्ञान कहलाता है। बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू लिविंग सिस्टम। ठीक, अब इसके हम लोग कुछ की मॉलिक्यूल्स, प्रमुख अणुओं के बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन से हैं? एटीपी। एटीपी को हम लोग और क्या जानते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा को हम लोग एटीपी बोलते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जब भी आपसे पूछेगा कोशिका की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, तो आपको वहाँ पर एटीपी को टिक लगाना है। आप सभी को पता होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर बोलते हैं। 3 फॉस्फेट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NADH और FADH2। NADH और FADH2 ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। ठीक है, इसी से हमारे पूरे एनर्जी का जो होता है पूरा प्रवाह चलता रहता है। हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी चीज़ें हैं वो FADH, NADH और ATP से सारी चीज़ें हमारे चलती हैं। एनर्जी के जो भी काम होंगे इन्हीं से होंगे। ठीक, एक्सोर्जेनिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, एंडोजेनिक रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, दे आर कपल्ड यूजिंग ATP। एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होता है? उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोजेनिक रिएक्शन जो होती हैं उसमें एनर्जी की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। दे आर कपल्ड यूजिंग ATP, ये ATP का उपयोग करके ये रिएक्शंस युग्मित होती हैं। ठीक है, एक्सोजर्निक अपक्रियाएं ऊर्जा मुक्त करती हैं और एंडोगर्निक अपक्रियाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है मतलब बाहर मुक्त होती है, और एंडोथर्मिक में एनर्जी को यूज़ किया जाता है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक, अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल, कोशिका जीव होने वाली सभी रासायनिक अपक्रियाओं का कुल योग। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कोई भी जीव है, हम हैं, इंसान हैं, बच्चे हैं, बंदर हैं, बूढ़े हैं, कोई भी चीज़ हो, उसमें जो भी सारी रिएक्शंस हो रही हैं, संपूर्ण जो उसका टोटल है, उसका सम है, उसका जोड़ है, वही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी आ जाएगा, हमारे मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी आ जाएगा। मतलब जो भी रिएक्शंस होंगी वो सारी मिल करके मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। ऐसा सिंपल सा आप समझ लें। अब मैं एक करके आपको बताता हूँ कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को चयापचय बोलते हैं और कैटाबॉलिज्म को अपचय। अपचय मतलब जहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है लार्जर मालिक्यूल्स का, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस रिलीज एनर्जी, जहाँ पर बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना और ऊर्जा मुक्त करना, इसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। कोई बड़ी चीज़ है वो टूट करके छोटे छोटे चीज़ों में बदल रही है, तो सीधी सी बात है उससे एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म या अपचय रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा है एनाबॉलिज्म, उपचय, जहाँ पर छोटे अणुओं से मिल करके कोई बड़ी चीज़ बन रही है, अणुओं का संश्लेषण हो रहा है और ऊर्जा का यूज़ किया जा रहा है, उसको हम लोग उपचय बोलते हैं या फिर एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वंस कंज्यूम्स एनर्जी, इसी को हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जब ये सारी रिएक्शंस चलती हैं तो जिस रास्ते वो चलती हैं उसी को हम लोग मेटाबॉलिक पैथवे बोलते हैं। चयापचय पथ उसी को हम लोग बोलते हैं। जितनी भी श्रृंखला में जो भी अभिक्रियाएँ चलती हैं उसी को हम लोग मेटाबॉलिक, जिस रास्ते से वो चलती हैं उसी को मेटाबॉलिक पैथवे बोलते हैं। सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस, एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं की श्रृंखला को हम लोग मेटाबॉलिक पैथवे बोलते हैं। चलिए अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। ठीक,
चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। जैव रसायन को और क्या कहते हैं? शारीरिक रसायन या जैविक रसायन भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? जैव रसायन को शारीरिक, एक मिनट मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैव रसायन को शारीरिक रसायन या जैविक रसायन भी कहा जाता है। ठीक है, जैव बायोकेमिस्ट्री को और क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन थे? वो एक जर्मन केमिस्ट थे। जैव रसायन के जनक कार्ल ल्यूबर थे। आप हमेशा याद रखिएगा, बर्गर खाते खाते वो सोच रहे थे तो उसका नाम क्या पड़ गया? बायोकेमिस्ट्री। ठीक, बासे बर्गर और कार्ल ल्यूबर्ग, आप कभी नहीं भूलेंगे। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कार्ल ल्यूबर्ग, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने जैव रसायन सब्जेक्ट की नींव रखी, उसी को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। एटीपी, एटीपी की खोज किसने की थी? एटीपी की खोज कार्ल लोमैन ने 1929 में की थी और इसकी भूमिका फ्रिट्ज लीपमैन ने समझाई थी। मतलब डिस्कवरी जो थी एटीपी की, उसको कार्ल लोमैन ने 1929 में की थी और उसका जो रोल था, एंड इट्स रोल एक्सप्लेन्ड बाय फ्रिट्ज लीपमैन। फ्रिट्ज लीपमैन ने उसके कार्य को समझाया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए, नॉर्मल आप सभी को पता होगा, मानव रक्त का सामान्य पीएच जो होता है वो कितना होता है? वो अपना 7.35 से 7.45 के आसपास होता है। मतलब थोड़ा क्षारीय होता है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है। वाटर हमारे सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 70% अपने बॉडी वेट का पाया जाता है। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? CH2ON। ठीक, और प्रोटीन्स जो किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर के अपना प्रोटीन बनता है। लिपिड्स, लिपिड्स कैसे होते हैं? लिपिड्स अपने वाटर इनसॉल्वेंट इन नेचर होते हैं, मतलब जल में अघुलनशील होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? लिपिड्स में फैट आते हैं, फास्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड आते हैं। वसा हो गई, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड शामिल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में मैंने आप सबको बताया था डीएनए और आरएनए पॉलीमर। डीएनए और आरएनए आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में। ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं? शुगर से, फास्फोर्स से और नाइट्रोजन बेस। आरएनए, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। न्यूक्लियोटाइड किस, अब ये मिलकर किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा पाई जाती है, फास्फेट पाया जाता है, और शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षार के बहुलक पाए जाते हैं। ठीक, और क्या होता है? एंजाइम क्या करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार आरआरबी में। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जो होता है अपना, वो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को ऑफ रिएक्शन एंड आर नॉट कंज्यूम्ड इन प्रोसेस। एंजाइम का कार्य क्या होता है? अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और यह खर्च नहीं होता है। एंजाइम हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और जो स्पीड होती है रिएक्शन की उसको बढ़ाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये खुद खर्च नहीं होता है। ठीक, कभी भी कंज्यूम नहीं होता है। ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बढ़ाता है, और क्या करता है? अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेगा एंजाइम के साथ, एक्टिवेशन एनर्जी को ये घटाता है। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस की डिफिनेशन दी हुई है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस उसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेटेड बाय बायोकेमिकल प्रोसेस। होम्योस्टेसिस एक स्थिर आंतरिक वातावरण को बनाए रखना जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब अपने शरीर के आंतरिक इन्वायरमेंटल चीज़ों को मेंटेन रखना, किसकी मदद से? बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से उसे बनाए रखना। उसी को होम्यो मीन समान, स्टेसिस मीन्स बराबर, समान अवस्था में बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। चलिए इतना हम लोग का थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ। अब आगे हम लोग अपना MCQ डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपना एक एक कर करके सारे 30 MCQs जो हैं इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री पार्ट के, जैव रसायन का जो परिचय से है उसको अपना लगा लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैव रसायन किसका अध्ययन है?
बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैव रसायन किसका अध्ययन है? सीधी सी बात है, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगा या केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ? बताओ। इसका राइट आंसर है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जैव रसायन किसका अध्ययन है? केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट है जैव रसायन के जनक कौन कहलाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री? या मैंने आपको बताया था जैव रसायन के जनक कौन है? कार्ल न्यूबर्ग। राइट आंसर क्या है? कार्ल न्यूबर्ग। ना तो लुईस पास्चर है, ना तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ना तो कार्ल लोमैन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव अणु नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर बायोमॉलिक्यूल? कौन सा इसमें मेजर बायोमॉलिक्यूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव अणु नहीं है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड। बताओ, 4 ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपना मिनरल्स, क्योंकि हमारे प्रमुख में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है और लिपिड्स भी होता है। केवल न्यूक्लिक एसिड ही जो है वो हमारा प्रमुख जैव अणु नहीं होता है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए अपना राइट आंसर जो होगा वो मिनरल होगा। ठीक है, बाकी ये सारे चीज़ें प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट हमारा है द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी। शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड? सभी को पता होगा प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? अपना कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है कौन सा जैव अणु एंजाइम और एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है? विच बायोमॉलिक्यूल एक्ट एज एंजाइम एंड एंटीबॉडी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। बताओ कौन सा जैव अणु एंजाइम और एंटीबॉडी मतलब एक्ट एज एंजाइम एंड एंटीबॉडी? कार्बोहाइड्रेट करेगा, प्रोटीन करेगा, लिपिड करेगा, न्यूक्लिक एसिड? बताइए आप लोग। जो बायोमॉलिक्यूल एंजाइम और एंटीबॉडी की तरह काम करेगा वो होता है अपना प्रोटीन। आप सभी को पता है एंटीजन जो होता है वो हमारे प्रोटीन के रूप में ही पाया जाता है। ठीक, एंजाइम और एंटीबॉडी की तरह अपना प्रोटीन काम करता है, क्यों? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ग्लूकोज होगा, एटीपी होगा, एनएडीएच होगा, एफएडीएच होगा। सार्वभौमिक ऊर्जा जो होती है वो अपनी होती है एटीपी। राइट आंसर क्या है? अपना एटीपी। सार्वभौमिक ऊर्जा मुद्रा एटीपी होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का सामान्य पीएच क्या होता है? 6.8, 7, 7.3, 7.35 से 7.45, 7.45 से 7.8। मानव रक्त का सामान्य पीएच जो होता है वो अपना होता है 7.35 से 7.45, क्षारीय टाइप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रोकैरियोट कोशिका है? ह्यूमन की लीवर सेल है, प्लांट सेल है, ह्यूमन लीवर सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है या फंगल सेल है? प्रोकैरियोट्स में कौन पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में अपने बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बाकी ये सब क्या हुए? यूकैरियोट हो गए। ह्यूमन लीवर सेल्स हो गए, प्लासेंटा सेल हो गए, फंगल सेल्स, ये सारी यूकैरियोट्स में आएंगी। केवल बैक्टीरिया अपना प्रोकैरियोट सेल में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ए सेल ऑर्गेनल नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का वाहक जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शंस बस देखिए और तुरंत उस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए फटाक से, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्गोजी, सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लोग इसमें सिंपल क्वेश्चन रखे हुए हैं। जो अगर नए बच्चे हैं जो काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवों में सबसे प्रचुर अणु कौन सा है? ये क्वेश्चन आया ठीक ठाक। जीवित जीवों में सबसे प्रचुर अणु, द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई अगर चीज़ जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। 70% से 80% जो पाया जाता है वही सबसे ज़्यादा अपने पाया जाता है। बताओ, जो है वाटर।
वाटर ये अपनी बॉडी में 70% पाया जाता है। इस क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज हो सकते थे, हालांकि ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन फिर भी एक टाइम को, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछे तो आपको वाटर लगाना है, क्योंकि 70 से 80% वाटर पाया जाता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का मूल अनुपाती सूत्र, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या है? सब तो आपको ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला ही कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होगा, बस यहाँ पर जो ब्रैकेट है वहाँ पर n लिखना है। क्या होता है? CH2O, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर n, जितने भी, ठीक, 1 2 3 4, यहाँ n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी है संख्याएं होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, क्या होता है बताइए? न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोसेक्राइड्स। राइट आंसर, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। इसको तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इन सब क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिपिड? निम्नलिखित में कौन सा लिपिड का कार्य है? एनर्जी स्टोरेज, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, एंजाइम कैटालिस्ट या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का? लिपिड का काम क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल के हैं, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसका जो सही कार्य है लिपिड का वो होता है इन सब में एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा स्रोत का मुख्य भंडारण अपना लिपिड होता है, मतलब वसा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण खंड हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड या शुगर? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे या शुगर होंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक किसका पूछ रहा है? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण खंड हैं वो होते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा आता है? शुगर हो गया, फास्फेट हो गया, ठीक है, और शर्करा हो गई, ये अपना न्यूक्लियोटाइड में आते हैं। मैंने आपको बताया था तभी। चलिए नेक्स्ट, जल का कौन सा गुण तापमान विनियमन में सहायता करता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन? क्वेश्चन एडिशन, हाई स्पेसिफिक हीट या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट? प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, जल का कौन सा गुण तापमान नियमन में सहायता करता है? वो है हाई स्पेसिफिक हीट, जो होती है वो तापमान बनाए रखने में कुछ मदद करता है, हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में ऊर्जा मुक्त करते हुए टूटना कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। बड़े अणु हैं, टूट करके छोटे अणुओं में बदल जा रहे हैं और ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। जब भी कोई चीज़ टूट रही है तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब वो टूट रही है, ठीक। राइट आंसर कैटाबॉलिज्म। कोई बड़ी चीज़ टूट करके छोटी चीज़ में बनेगी तो सीधी सी बात है जो एनर्जी अंदर थी वो निकलेगी, उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय में इलेक्ट्रॉन वाहक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन मेटाबॉलिज्म? इलेक्ट्रॉन वाहक का काम कौन करता है? एटीपी करेगा, एनएडीएच करेगा, ग्लूकोज करेगा या फिर डीएनए करेगा? मेटाबॉलिज्म जब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम अपना कौन करता है? वो करता है एनएडीएच। एटीपी तो बनती है, वो तो ऊर्जा के रूप में यूज होती है। जो एनएडीएच और एफएडीएच जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करते हैं। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में पूछ रहा है इसलिए एनएडीएच है, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है जो अधिकतर होते हैं। एंजाइम है जैविक उत्प्रेरक है जो अधिकतर होते हैं। एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट आर मोस्टली, क्या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या वो लिपिड होते हैं, क्या वो प्रोटीन होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड होते हैं? एंजाइम जैविक उत्प्रेरक का काम करते हैं जो अधिकतर होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। राइट आंसर क्या रहने वाला है?
प्रोटीन, ना तो कार्बोहाइड्रेट, ना तो लिपिड, ना तो न्यूक्लिक एसिड। वो ज़्यादातर जो होते हैं एंजाइम्स वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है अ बफर रजिस्ट चेंज इन। एक बफर किसमें परिवर्तन का प्रतिरोध करता है? टेम्परेचर का विरोध करता है, पीएच का, प्रेशर का, वॉल्यूम का। आप सबको तो ये रट जाना चाहिए, बफर जो होता है वो हमेशा पीएच चेंज का विरोध करता है। अगर कहीं पर पीएच चेंज हो रहा है तो बफर है, तो उस पीएच चेंज को रोकेगा। जो पहले से पीएच था उसी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग बफर बोलते हैं। बफर होते क्या है? वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इन यूकैरियोट सेल्स। यूकैरियोट कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली बंधक अंग नहीं है? ये क्वेश्चन अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन यूकैरियोट सेल्स में, मतलब यूकैरियोट में आप सभी को पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब झिल्ली बंधक अंग पाए जाते हैं। अब इसमें पूछा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि झिल्ली बंधक नहीं है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर गाल्जी अपरेटस है? कौन सा है जो झिल्ली बंधक अंग नहीं है, बताओ। यूकैरियोट्स में मतलब एनिमल सेल्स हो गया, प्लांट सेल्स हो गया, या हम लोग ऐसे, बताओ। अपना होगा राइबोसोम। राइबोसोम कवर नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचय। एनाबोलिज्म एक प्रक्रिया है जो, एनाबोलिज्म इज अ प्रोसेस दैट, उसमें क्या होता है? रिलीज होती है एनर्जी, कंज्यूम होती है एनर्जी, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का, या प्रोडक्ट वेस्ट, बताओ। एनाबोलिज्म की बात कर रहा है। एनाबोलिज्म में क्या होगा? छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। राइट आंसर क्या होगा? कंज्यूम एनर्जी। रिलीज एनर्जी कैटाबोलिज्म में होती है, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल कैटाबोलिज्म में होता है, प्रोडक्ट वेस्ट ये तो एक्सक्रीशन का पार्ट है, ठीक है। तो एनाबोलिज्म में सीधी सी बात है, छोटे अणु से बड़ा अणु बनता है, बड़ा अणु बनेगा तो सीधी बात है एनर्जी का यूज वहाँ पर होगा। वहाँ रिलीज नहीं होगी, वहाँ पर ली जाएगी एनर्जी। एनर्जी का यूज करके ही तो वो बड़ा बनेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में एटीपी संश्लेषण का मुख्य स्थल, मेन साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द सेल इज न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। अगर आप सभी को पता होगा पावर हाउस किसको कहते हैं, तो वहीं पर अपना एटीपी का मुख्य सिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर एटीपी का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में उपस्थित होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप सब बताइए, सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, मगर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता, वो प्रोटीन में पाया जाता है। चलिए, और सल्फर, सल्फर भी हमारे प्रोटीन में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश टर्म मेटाबॉलिज्म रिफर्स, मेटाबॉलिज्म क्या बताता है? चयापचय शब्द का अर्थ क्या है? ओनली ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओनली सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल, या एनर्जी प्रोडक्शन ओनली। केवल अणुओं का टूटना, केवल अणुओं का बनना, या दोनों अणुओं का टूटना, अणुओं का बनना, दोनों का योग, या फिर एनर्जी बन रही है वो। तो इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी, सम जो होगा टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अ सेल। हमारे कोशिका में जो भी सारी रिएक्शंस होगी उस सब को मिला करके हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा जल के बारे में सत्य है? इट इज अ पुअर सॉल्वेंट, इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट, इट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इट इज नॉन पोलर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होता है इट इज पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं तो इसलिए पुअर सॉल्वेंट तो कह नहीं सकते, लो स्पेसिफिक हीट ये भी नहीं होगा, नॉन पोलर होता ही नहीं, वो तो पोलर होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हम लोग को चूज करना है अपने को, वो यही चूज करेंगे, इट पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ एटीपी इज क्रेडिटेड टू, एटीपी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? एटीपी की खोज किसने की थी? कार्ल न्यूबर्ग ने, कार्ल लोमैन ने, फ्रिट्ज लिपमैन ने या फिर लुईस पास्चर ने? खोज का श्रेय हम लोग देखेंगे, मैंने आपको बताया था कार्ल लोमैन ने ही एटीपी की खोज की थी और जो उसका कार्य था वो समझाया था, कार्य वो बताया था फ्रिट्ज लिपमैन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका झिल्ली का कार्य है? कोशिका झिल्ली का कार्य प्रोटीन सिंथेसिस करना है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, एटीपी प्रोडक्शन है, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या अनुवांशिकी को स्टोर करना, एनर्जी उत्पन्न करना, चुने हुए पदार्थों को आर पार आने जाने देना, या फिर प्रोटीन का संश्लेषण? राइट आंसर सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की मिलकर बनी होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब चुने हुए चीज़ों को ही वो आर पार जाने देती है। लास्ट राइट आंसर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन का यही काम होता है। चलिए नेक्स्ट है, होम्योस्टेसिस शब्द का अर्थ है। द टर्म होम्योस्टेसिस रिफर्स टू, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन या सेल डिवीजन? होम्योस्टेसिस मैंने आपको बताया था, जो हमारा अपना यहाँ पर राइट आंसर है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने शरीर के आंतरिक जो वातावरण है उसको बनाए रखना। अगर वो ठंडा है तो ठंडा बनाए रखना, गर्म है तो गर्म बनाए रखना, ठीक है, उसे नॉर्मल बनाए रखना, यही हमारा होम्योस्टेसिस कहलाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं इस स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक से हैं और ये बहुत ही इजी, ये हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, शुरू से बचपन से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ फास्ट चल रहा हूँ। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय में उपयोग होने वाला अपचयक तुल्यांक इलेक्ट्रॉन वाहक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर यूज इन मेटाबॉलिज्म? रिड्यूसिंग की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? मेटाबॉलिज्म में, एटीपी, FADH2, ग्लूकोज या CO2। रिड्यूसिंग की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर होगा FADH2। विच ऑफ द, सीधी सी बात है, जहाँ भी हाइड्रोजन होगा वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की तरह कार्य करेगा, इसलिए आप जब भी चुनिएगा तो ऑप्शन में कैसे रहेगा, तो तुरंत आपको अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा तो हाइड्रोजन याद रखिएगा। ठीक, राइट आंसर क्या है? FADH2। यही है जो हमारे चयापचय में उपयोग होने वाला अपचयक तुल्यांक या इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। FADH2 इज अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, जीवित प्रणालियों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन को कहते हैं? स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, आप सब इसको मैं बार बार कहूँगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होगा? जीवित प्रणालियों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन को कहते हैं बायोएनर्जेटिक्स बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स, बायोफिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री? स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। राइट आंसर क्या है? बायोएनर्जेटिक्स। चलिए यहाँ तक आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे बैच जो कि UPSSC फार्मासिस्ट का चल रहा है, सारथी से सिलेक्शन तक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।